Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our chemistry class. Last class हमने स्कॉडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़ा है और स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं सीखा बिकॉज वो हमारा औकात के बाहर है। मतलब क्या, क्लास 11-12 के सिलेबस में वो जो लैप्लासियन ऑपरेटर था उसको सॉल्व करने आपको नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या था ये बोल करके हमने छोड़ा था आपको कि उसका सॉल्यूशन 4 नंबर्स होंगे। वो 4 नंबर्स क्या कहलाएंगे? क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में है, ये पढ़कर इसका आंसर करना आपका औकात आपका बस में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। तो आज का हमारा हेडिंग है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर समझेंगे, क्लियर है कि नहीं है? कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक आइडिया हम ले लेंगे, उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां आपने जो अभी तक पढ़ा बोर के हिसाब से उसके बारे में बात करते हैं। बोर ने कहा कि कोई एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, ये तो रदरफोर्ड ने कहा था, लेकिन बोर ने उसको और एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है ना सर, ऑर्बिट्स में रहता है। इसको क्या कहा गया? ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। यस और नो? यस और नो? ये जो चीजें हैं, के है, एल है, एम है, एन है, ये सब को क्या कहा गया? ऑर्बिट्स। क्या कहा गया? ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ये भी कहा गया, या स्टेशनरी ऑर्बिट्स, काफी सारे नाम हैं इसके। तो हम कह सकते हैं ऑर्बिट बोलिए या सेल बोलिए या एनर्जी लेवल बोलिए, समझ में आ रहा है? या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलिए, सब कुछ लिख दिया, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? के एल एम एन ये सब जो दिख रहा है इसको आप या तो ऑर्बिट सिंपल बोलिए या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलिए या सेल बोलिए या एनर्जी लेवल्स बोलिए, कोई दिक्कत है? ये आप जानते हैं। और सब में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके बारे में ये डिस्कशन नहीं हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं के में 2 रहता है, एल में 8 रहता है, एम में 18 रहता है। कैसे वो आप अभी तक नहीं जानते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो सीखेंगे। आप अभी तक ये जानते हैं लेकिन कैसे ये नहीं जानते, उसके बारे में बात होगा आगे। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल हम ये नाम दिए हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट। बोर ने कहा है तो मान लिए। इन सबको एनर्जी लेवल्स क्यों कह रहा है? क्योंकि सभी ऑर्बिट्स का एनर्जी अलग अलग होता है और न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हो एनर्जी उतना बढ़ता जाता है। आगे बात करें हम, सुनो ध्यान से बच्चा। इन ऑर्बिट्स के अंदर में ध्यान से सुनिएगा, एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं? सब सेल्स। क्या कहते हैं? सब सेल्स, जिनका नाम है एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन। क्लियर है? इनको क्या कहते हैं? सब सेल्स। SHELL समझ में आ रहा है कि नहीं? CELL मत कर दीजिएगा, यहां कोई बायो का क्लास नहीं चल रहा है। कौन सा सेल है? SHELL वाला। अब बोले सर क्या हम इसको ऑर्बिट कर रहे हैं, इसको ऑर्बिटल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही नाम है। क्या नाम बोले? सब सेल्स। ध्यान रहेगा इस बात का एकदम बढ़िया से, ठीक है सर? इनको हम क्या कह रहे हैं? SPDF को सब सेल्स। कहां होते हैं ना सर? के अंदर भी होते हैं, एल के अंदर भी होते हैं, एम के अंदर भी होते हैं, एन के अंदर भी होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? के अंदर भी SPDF है, एल के अंदर भी SPDF है, एम के अंदर भी SPDF है, एन के अंदर भी SPDF है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? SPDF जी लिख देते हैं। चलो थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। एफ तक तो तुम शायद क्लास 9-10 में ही पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। SPDF सबसेल्स कहलाता है और इसके अंदर भी चीज होता है जिसे आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? ऑर्बिटल्स। क्या कहते हो? क्या कहते हो? ऑर्बिटल्स। क्या कहते हो? ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है तो आपको कह दें कि S के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो हम कहेंगे 1 ऑर्बिटल होता है। कितने होते हैं? 1। नाम नहीं बता रहे अभी, नाम देंगे आगे जाके। P के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो हम कहेंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो ध्यान से, 3 होते हैं। D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम कहेंगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
एफ के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं ना, 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कि नहीं? ये जो आपको घर दिख रहा है, रूम्स दिख रहा है, इन रूम्स को क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल्स। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर में 5 ऑर्बिटल, एफ के अंदर में 7 ऑर्बिटल, ऐसा चलता जाएगा। और ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना ऑर्बिटल, आगे हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको अभी ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप बायोलॉजी में पढ़े हैं, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल। काफी सारे सेल कनेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू। काफी सारे टिश्यू कनेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गेन्स। और काफी सारे ऑर्गेन जब कनेक्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स। और काफी सारी ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और भी अदर चीजें हैं। सिमिलरली यहां हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां हम बायो में क्या करते हैं, सेल से शुरू किए, मतलब बेसिक यूनिट से हम बड़े बड़े चीजों की तरफ गए। यहां हम बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज को हम क्या लिए हैं, ऑर्बिट्स को, KLMN। उससे छोटा SPDF, सब सेल। उससे छोटा, समझ में आ रहा, ऑर्बिटल्स। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया? अब आपको बता रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां होता है, ऑर्बिटल्स में होता है। कहां होता है, ऑर्बिटल्स में होता है। और ये ऑर्बिटल्स कहां होता है, सबसेल के अंदर में होता है। ये सबसेल कहां होता है ना, ऑर्बिट्स के अंदर में होता है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहां होता है, ऑर्बिटल्स के अंदर में होता है। ध्यान रहेगा ये बात, क्लियर है कि नहीं? ये बेसिक बात जो है आप दिमाग में रखेंगे, तब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो मजा आएगा, समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज क्वांटम नंबर? लिख रहा है ईच ऑर्बिटल, ये वाला, कौन सा वाला, सबसे लास्ट, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। हर ऑर्बिटल का स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन का मतलब दिस ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स। गेटिंग माय पॉइंट? यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस और नो? मतलब स्पेसिफिकेशन अलग अलग होना चाहिए ना, पहचान होना चाहिए सबका अलग अलग। और एक चीज बता रहे हैं, ये जो आपको ऑर्बिटल दिख रहा है, इस ऑर्बिटल से भी अलग है। ये ऑर्बिटल जो है इस ऑर्बिटल से भी अलग है। सबका अपना स्पेसिफिकेशन है, पहचान है, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है कि नहीं? तो सभी ऑर्बिटल्स के क्या कह रहे हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। 3 चीजों से हम पता करते हैं कि ये ऑर्बिटल इससे अलग है कि नहीं। 3 चीजों से। और वो कौन से 3 चीजें हैं, 3 क्वांटम नंबर से। और वो 3 क्वांटम नंबर क्या है, N, L और M। क्या है, N, L और M। ये 3 चीजों से हम ये पता कर लेंगे कि ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे बातें क्लियर होता जाएगा कि कैसे सर सवाल ऐसा आ सकता, कैसे, तो कैसे पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा। आगे बात कर रहे हैं, एंड ईच इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल के बारे में बात कर लिए। एक ऑर्बिटल का पहचान कितने नंबर से है, 3 क्वांटम नंबर से। कौन कौन सा, N, L और M से है। क्लियर है? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अगर बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इस इलेक्ट्रॉन का डेजिग्नेशन और इस इलेक्ट्रॉन का डेजिग्नेशन अलग होगा। डेजिग्नेशन मतलब समझते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में SP है, DSP है, DC है, DDC है, सबका डेजिग्नेशन अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है। उसी तरह से यहां पे एक के अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग होना चाहिए। ये अलग तब हो पाएगा जब इसका डेजिग्नेशन इसको पता रहेगा। अलग अलग, सबका डेजिग्नेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। एंड दिस कैन बी डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स। N, L, M तो पहले से ही पता था, N, L, M और साथ में क्या ऐड हो जाता है, S। हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग है, सबका अपना खुद का एक पहचान है। क्लियर है कि नहीं है? और जब 4 क्वांटम नंबर आपको पूरा पता चल जाएगा, तब यह बात पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैसे अलग है। इसके लिए आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ना पड़ेगा, N, L, M और N। N, L, M और S, सॉरी N नहीं, क्या क्या है, N, L, M और S। N क्या है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजीमिथॉल क्वांटम नंबर, एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। आगे पढ़ेंगे हम एक एक करके। क्लियर है कि नहीं? ये बातें आई होप आपको अधूरा सा लग रहा है क्योंकि आपने अभी पूरा चीजें नहीं पढ़ा। अभी हमने बोला कि किसी ऑर्बिटल को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 3 क्वांटम नंबर से, तो पहले आपको 3 क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये बात क्लियर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का डेजिग्नेशन आप 4 क्वांटम नंबर से दे सकते हैं, एन, एल, एम और एस से, तो भाई चारों पढ़ लोगे तब तो ये बात समझ में आएगा। सो दिस इज द इंट्रो वन, कि ये 4 के बारे में आप जब जानोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत डिटेल आइडिया आपको होगा और ऑर्बिटल के बारे में बहुत डिटेल आइडिया होगा। बोले क्लियर है कि नहीं है? स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वांटम नंबर दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये बातें आप लोग नोट कर चुके हैं? अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि मिटाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा। पहला बात, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन बताया? इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोर एंड डिनोटेड बाय एन। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बच्चा इस बुक में जानते हो इस चीज का सिंबल ये दिया है और उस बुक में सिंबल ये दिया है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, एन अगर किसी भी बुक में कहीं पर भी लिखा हुआ है केमिस्ट्री बुक में तो एन इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोले सर इसके पहले भी एन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। बोला सारे एन को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बोल सकता है। जब तक तू नहीं पढ़ता था तो इसको क्या बोलता था? क्या बोलता था? सर ये n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे पढ़ता था ना। अब वो सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में तू कन्वर्ट कर ले सबको। जब तक नहीं पढ़ता था तो नहीं जानता था, अब जान रहा है तू। इसको अब हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हु प्रपोज्ड दिस नंबर? बोर प्रपोज्ड दिस नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय n। क्लियर है? स्मॉल n। आगे बढ़ते हैं। इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मीन्स इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे ये सब चीजों को मिटाने जा रहे हैं। यहां आपके सामने एक एटम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस एटम पर फोकस कीजिए। बोल रहा है इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहीं तक पढ़िए पहले। मान के चलिए ये एटम है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ऑब्वियसली बहुत छोटा होता है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस, रेडियस निकाल देंगे। रेडियस ऑफ एटम किसका यूज करेंगे हम? बोर का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। बोर ने बताया, ये बोर का फॉर्मूला यूज करो तुम। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालना मतलब रेडियस ऑफ एटम निकालना होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? ध्यान रखिएगा, अगर ये बच्चा क्या बता रहा है, इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस, लगभग एवरेज बता रहा है, एवरेज एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? क्या होता है? मींस इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम। तो एग्जाम में सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव्स यू द साइज ऑफ एटम, तो आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। अरे किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट का एनर्जी निकालने तुम जानता है कि नहीं जानता है यार? जानता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया, जूल में बताया, सभी चीजों में आपको बताया गया है। क्लियर है कि नहीं? कौन बताया था? बोर ने बताया था। और बोर का जो फॉर्मूला टोटल एनर्जी का था वही फॉर्मूला यहां पर भी लगाएंगे। और जो एन का वैल्यू था वो एन का वैल्यू क्या है समझ में आ रहा कि नहीं? पहला ऑर्बिट के लिए 1 है, दूसरा ऑर्बिट के लिए 2 है, तीसरा ऑर्बिट के लिए 3 हो जाएगा। मतलब सर ये जो एन का वैल्यू है ना, जिसे आप क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या है सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन। समझ में आ रहा है? के के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? 1 का, एल के लिए 2 का, एम के लिए 3 का, एन के लिए 4 का एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 1 से स्टार्ट होगा, कहीं तक भी जा सकता है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में कितने ऑर्बिट्स प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंड करता है। सो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो इतना दिन से पढ़ रहे थे आप, वही क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आप नंबर ऑफ ऑर्बिट कह रहे थे वहां पे कि कौन सा नंबर वाला ऑर्बिट है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बता सकता है। अगर पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो याद आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एनर्जी भी बता सकता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। चलिए ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर एज 2n²। के अंदर में के एक क्या है? ऑर्बिट है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको पहले से पता कितना होगा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? तो एक फॉर्मूला है इस चीज का, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इन एन ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल नहीं लिखे हैं, ऑर्बिटल अलग चीज है। तो फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला? 2n²। बैठाइए ना, 2 बैठा दिए। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? k के लिए, k के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 × 1² कितना आया रे? 2 आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो k में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? मैक्सिमम 2 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिमिलरली l के लिए क्या बैठाएंगे यहाँ पे? 2। n की जगह क्या बैठाएंगे? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 2 जा 8। हमने बोला था l में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम 8। कम हो सकता है, यहां लिखा हुआ मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, अलाउड है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करें m के लिए। m के लिए यहां n का वैल्यू क्या बैठाएंगे? 3 बैठाएंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 2 जा 18। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? k में 2, k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, l में समझ में आ रहा है? यहां पे लिख देते हैं, फॉर्मूला बैठाए हैं, फॉर्मूला बैठा बैठा के चेक कर रहे हैं हम लोग। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, k में कितना रे? 2, l में कितना निकला? 8, m में कितना निकला? 18। चलो n में निकालो। n में निकालोगे तो यहां क्या हो जाएगा? n की जगह पे 4। 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 16। 16 × 2 कितना हो गया? 32। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद आगे चलेंगे k l m n, उसके बाद o। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर o होता तो यहां पे क्या होता? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 25 × 2 50 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बट यहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? समझ में आ गया है कि किसी ऑर्बिट के अंदर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, जो याद कर रहे थे इतना दिन से, एक्चुअली यहां से आया है। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। यहां पे पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? नो एनर्जी सेल इज इन एटम ऑफ नोन एलिमेंट्स पॉजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। आज तक दुनिया में जितने एलिमेंट्स अभी तक पता है, 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में आपका पता है, वो सारे एलिमेंट्स को अगर देखा जाए, सारे एलिमेंट्स को देखा जाने के बाद ये देखा गया है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी इंटर नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अभी आपको अगर ऑर्बिट का जरूरत पड़ा तो कहां तक जरूरत पड़ेगा? के एल एम एन तक ही जरूरत पड़ेगा, ओ का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अगर भविष्य में ऐसा कोई एलिमेंट आया और भी मान लीजिए 118 और ऐड हो गया तो जरूरत फिर पड़ेगा, तो जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही करेंगे हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अभी तक का बारे में बात हो रहा है। नो एनर्जी सेल, एनर्जी सेल का मतलब ऑर्बिट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं है बोल रहा है इन एन एटम ऑफ नोन एलिमेंट, अभी तक का जाना हुआ, अभी तक का पाया हुआ एलिमेंट्स के बारे में, पॉजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक का जरूरत नहीं है, ये तो यहां तक काम हो जाएगा, एन तक आपका काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया है? ठीक, आगे बात कर रहे हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट के एल एम एन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि पहला ऑर्बिट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, दूसरा ऑर्बिट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तीसरा ऑर्बिट 4, चौथा ऑर्बिट दैट इज एन। एन का नाम क्या? सॉरी, नाम है क्या? एन। और कितना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 4। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा भाई? ऑब्वियसली किसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। ऑर्बिट का नाम ये सब लिखा हुआ है जो कि बोर ने बताया था। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हेल्प कर रहा? बोर के सॉरी ऑर्बिट के बारे में डिटेल्स बता रहा है। क्लियर है? आगे बात करें हम तो लिख रहा है एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाय यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करके हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। दिमाग में सवाल ये हो सकता है कि कैसे? अगर आप बोर मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़े हैं तो हमने खुद आपको पढ़ाया है
कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताइएगा जरा। NH/2 के बराबर होता है। क्या होता है? MVR बराबर NH/2 पढ़ाए थे। MVR क्या था? एंगुलर मोमेंटम ही तो था। सिंपली L लिख दे रहे हैं, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? H/2 क्या है पता चल रहा है? H इज प्लैंक कांस्टेंट, 2 इज द कांस्टेंट वन, ऑल आर कांस्टेंट, बट N इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज हो रहा है, मतलब इसके पहले जो भी N का इस्तेमाल तुम किए थे वो सब क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? किसी भी ऑर्बिट के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो भी क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर इसके अंदर जाना है, जो कि क्या है, इसके अंदर क्या है? सब सेल। अभी जस्ट बताया इसके अंदर क्या है? सब सेल। तो यहां से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, दैट इज एजीमिथॉल क्वांटम नंबर। लेट्स स्टार्ट। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एजीमिथॉल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? एंगुलर क्वांटम नंबर। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मदद से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। इसका नाम क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमिथॉल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। L से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन बताया था? प्रोपोज्ड बाय समरफील्ड। समरफील्ड कौन है? पहचान में आ रहा है ये बंदा? पहचान में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोर के जो फेल्योर था ना, यही बोर को फेल करने वाला यही बंदा था। ये बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकता है। और सर्कल को इन्होंने बता दिया कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स। क्लियर है कि नहीं है? हमने एक वीडियो बनाया, उसका थंबनेल में देखिएगा जाकर के, समरफील्ड मॉडल कैसा होता है वहां हमने चिपकाया है। ठीक है, जहां फेलियर ऑफ बोर मॉडल पढ़ा रहे होंगे वहां पे पक्का समरफील्ड मॉडल बता रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबसेल्स और सब लेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। नंबर ऑफ सबसेल। अब सेल खत्म हो गया, ऑर्बिट खत्म हो गया, अब उसके अंदर क्या है? सबसेल है। और सबसेल को ही हम क्या कह सकते हैं? सब लेवल्स कह सकते हैं। तो कह रहा है कि ये सब लेवल्स या सब सेल्स के बारे में बोलता है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब सेल्स एंड सब लेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। कितने सब सेल है, कितने सब लेवल्स है, एक ही बात है। सब सेल बोलो या सब लेवल। बोलने का मतलब यह है बचवा, ध्यान दे कि के एक ऑर्बिट है या सेल है। ठीक है, सेल लिख दिए, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? के अंदर में कितने सब सेल्स होंगे, समझ में आ रहा है? कौन बताता है? ये कौन बताता है? एजीमिथॉल क्वांटम नंबर बताता है। क्लियर है कि नहीं? कितने होते हैं अभी आपको नहीं पता है, लास्ट तक अभी पता चल जाएगा। के अंदर में सिर्फ एक ही होता है, जो कि कौन होता है अगर आपसे पूछे तो एस होता है। एल के अंदर में 2 होता है, एस और पी होता है। एम के अंदर में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एस पी और डी होता है। एन के अंदर में कितने होते हैं? एस पी डी एंड एफ 4 होते हैं। तो ये अभी आपको नहीं पता है, आपको पता चल जाएगा अभी। लास्ट बात इसके बारे में करके खत्म करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो किसी सेल के अंदर में कितने सबसेल होंगे कौन बताएगा? एजीमिथॉल क्वांटम नंबर ही बताएगा। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बारे में नोट मत कीजिए। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबसेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां से सीख करके आगे बढ़ना है आपको, क्या? इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबसेल, कि सबसेल दिखता कैसा। सबसेल कौन कौन है? एसपीडीएफ, जो पहले ही हमने चर्चा कर दिया, ताकि आप क्लियर रहें कि आगे पढ़ क्या रहे हैं। कि एस दिखता कैसा है, पी दिखता कैसा है, डी दिखता कैसा है, एफ दिखता कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको बात करने से पहले यहां पे साइड में हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ एल। एल का वैल्यू मतलब एजीमिथॉल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? के के लिए 1, के के लिए 1, एल के लिए 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑब्वियसली एन का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पढ़ा ना आप। उसी प्रकार एल का वैल्यू क्या होता है? गेटिंग माई पॉइंट? एल का वैल्यू क्या होता है ये पढ़ने जा रहे हैं आप। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n-1। क्या अप्लाई करेंगे? n-1। अब हम एल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि हमने बताया n-1। तो बच्चा बताओ, के के लिए n का वैल्यू तो आपको पता है, के के लिए n का वैल्यू कितना है? 1 है। एल के लिए 2 है, m के लिए 3 है।
n के लिए 4 है, सो ऑन, हम 4 तक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जगह आपको l का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? l का वैल्यू क्या होता है? n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब हो गया 1 माइनस 1 दैट इज 0। यहां पे 2 माइनस 1 दैट इज 1, यहां 3 माइनस 1 दैट इज 2, 4 माइनस 1 दैट इज 3। मतलब l का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। क्लियर है कि नहीं? बट आपको मैं बता दूं, ये जो l का वैल्यू है ये किसी ऑर्बिट के लिए नहीं है, ये किसके लिए होता है? सब सेल के लिए होता है। तो कौन सा सब सेल के लिए है? तो पहला सब सेल आपको पता होना चाहिए, s है, p है, फिर उसके बाद d है, उसके बाद f है। तो याद रखिएगा s सब सेल का जो l का वैल्यू है वो क्या है? 0 है। p सब सेल का l का वैल्यू है क्या है? 1, d का 2 और f का 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? s सब सेल का l का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर आपसे पूछे s का एजिमुथल क्वांटम नंबर बताओ 0, p का एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, d का एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 और f का एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। बोलिए क्लियर है? यहां तक ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? क्लियर है? चलिए ठीक। अब ध्यान देते हैं, फिर से कह रहे हैं इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सब सेल। यहां तक अभी नहीं पहुंचे हम। तो s का एजिमुथल क्वांटम नंबर, p का, d का, f का ये हमें पता चल गया, साथ में शेप पता होना चाहिए, ये शेप बताता है। तो शेप क्या होगा? तो याद रखना पड़ेगा आपको शेप क्या होता है। s का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। अरे स्फेरिकल नहीं समझते हो? अब दिख रहा सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं, क्या है? स्फेरिकल, फुटबॉल के जैसा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? p का होता है डंबल। स्पेलिंग सही से लिखिएगा। किस तरह से लिखेंगे? DU, इस तरह से डंबल, DUMBLE। इसके पहले साल तक हम वैसे ही बताते हुए चल रहे थे, बाद में पता चला भाई एक्चुअली स्पेलिंग डंबल का अलग होता है। आ गया, यहां पे लिख के रखा मैंने, DUMBBE, DUMBBELL, डंबल। इस तरह से क्या लिख रहा है? डम्बल। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, P का हो गया, और D का शेप क्या होगा? तो हम बोलेंगे डबल डंबल। डबल डंबल याद करना पड़ेगा। S का क्या होता है शेप? स्फेरिकल। P का शेप डंबल, D का शेप डबल डंबल, और F का बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। इतना कॉम्प्लेक्स की बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है। एनिमेशन देख लीजिएगा F का शेप, इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं। F का शेप जो होता है वो क्या होता है? वेरी कॉम्प्लेक्स। हम यहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको समझा नहीं सकते। अच्छा, डंबल कैसा होता है? तो ये एक एक्सिस बनाइएगा, और एक्सिस के एक तरफ एक डंबल और एक इस तरह से, ये एक डंबल है, इसको क्या बोलता है? एक डंबल, सिंगल डंबल। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? डी के लिए डबल डंबल। डबल डंबल कैसे बनेगा? डबल डंबल कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक डंबल इधर ऐसे बना दीजिए और एक डंबल ऐसा बना दीजिए, इसको बोलते हैं डबल डंबल। डोंट वरी, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, शेप को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस नाम याद रखिए कि ये क्या बताता है। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबसेल। तब समझ में आ गया है। एस का शेप क्या होता है? बोलो रे, स्फेरिकल। पी का शेप डंबल, डी का शेप डबल डंबल, एफ का शेप कॉम्प्लेक्स। बस बात खत्म। तो अगर ये बात हम समझ गए हैं कि सबसेल का शेप कौन बताता है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, तो आगे के पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सबसेल के बारे में समझ चुके हैं कि सबसेल क्या क्या हो सकता है। एसपीडीएफ, सवाल है एसपीडीएफ ही क्यों, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम जानते हैं, बताइए जरा, के का एनर्जी ज्यादा कि एल का कि एम का कि एन का? ऑब्वियसली सबसे करीब कौन है? के। न्यूक्लियस का सबसे करीब के है। तो धीरे धीरे एनर्जीज क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो सिमिलरली दिमाग में ये आया कि सबसेल बना रहे भाई, तो सबसेल में भी एनर्जीज होंगे, अलग अलग एनर्जीज होंगे, और सभी सबसेल के एनर्जीज अलग अलग होंगे। तो किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी कम? यहां लिख रहा है इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एनर्जीज ऑफ सबसेल। सबसेल का एनर्जी के बारे में भी बता के गया। क्या बताया कि SPDF, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। मतलब सबसे कम एनर्जी S सबसेल का होगा, फिर P, फिर D, फिर
एफ। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, इस बात को याद कर लीजिए, बस इतना ही बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल। किसी सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है, कितना होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है 2n स्क्वायर होता है। तो आपने पाया था 2n स्क्वायर में k में कितना होता है मैक्सिमम 2, इसमें कितना होता है 18 सॉरी 8, इसमें कितना होता है 18, इसमें कितना होता है 32, ये पाया था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि s में कितना इलेक्ट्रॉन, सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। तो फॉर्मूला लिख रहा है 2 × 12 + 1। क्या होता है 2 × 12 + 1। अगर आप ये सब नोट कर लिए हैं तो हम इसको मिटाएंगे। यहां पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने जा रहे हैं s, p, d और f में। आप जहां ये पॉइंट लिख रहे हैं वहीं पे इस बात को नोट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आपने लिखा है वहीं पर, यहां पर भी आप नोट कर सकते हैं। s के लिए अच्छा फॉर्मूला क्या है 2 × 12 + 1। बताइएगा s के लिए l का वैल्यू कितना है 0, तो 2 × 2 × 0, समझ में आ रहा है, ये पूरा 0 हो गया। 2 × 1 कितना हो गया यार 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सब सेल इज 2। उसके बाद बैठाइए p का वैल्यू, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है 1, कितना हो जाएगा 2 × 4, 4 + 2, 4 + 2 6। d में इसी तरह से l का वैल्यू 2 बैठाइएगा तो 10 आएगा, f में 14 आएगा। क्या आपने ऐसा याद किया होगा s2 p6 d10 f14 याद किया है, क्यों समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या है 2 × 12 + 1। s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं मैक्सिमम 2 × 12 + 1। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट एक्सप्रेसेस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इज इक्वल टू। ये एंगुलर मोमेंटम बताता है, लेकिन किसका एंगुलर मोमेंटम बताता है ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल कहां होता है ना सबसेल के अंदर, सबसेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल का, वो ऑर्बिटल भी घूमता है साथ में, भाई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो साथ में घर लेकर के भी घूमता है, जहां रहता है वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां रहता है ऑर्बिटल में रहता है। तो ऑर्बिटल घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, दोनों साथ साथ घूम रहा है। तो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है आपको तो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है nh/2π। हाँ कि ना बोलो, n क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन यहां पे ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बोला जा रहा है तो h/2π रहने दीजिएगा। इस n को हटाइएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हट जाएगा और वहां ये नंबर आ जाएगा √L × l + 1। क्या आ जाएगा √L × l + 1। क्लियर है कि नहीं। तो सबका निकाल के चेक कर सकते हो कि s का कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, p का, d का, f का। क्लियर है। अब इस लास्ट पॉइंट को हम समझेंगे बहुत बढ़िया से, ध्यान दीजिए। अब हम इसके लास्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। अगर किसी के n का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l, कितने वैल्यूज उसमें पॉसिबल है, इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको समझाते हैं। इस स्लाइड को जब हम समझा रहे थे तो स्टार्टिंग में ही एक बात हमने कहा था, वो बात पर आते हैं। हमने बोला था इस समय नोट करने का जरूरत नहीं, अब आप नोट कीजिएगा, लेकिन क्योंकि लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर n का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी गिवन नंबर ऑफ n के लिए, तो n का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए k का लिए n का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1, l के लिए भी पता है 2, m के लिए 3, n के लिए 4, ये दिया हुआ है। तो सवाल अब ये उठता है द टोटल वैल्यूज ऑफ l कितना होगा, इसके लिए 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 टोटल वैल्यूज ऑफ l कितना होगा। तो बोल रहा है इसके लिए जो टोटल वैल्यूज ऑफ l होगा वो n के नंबर के बराबर होगा। लिख रहा है यहां पे इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, मतलब अगर इसका वैल्यू कितना है k के लिए, n का वैल्यू 1 है, तो l का कितना नंबर होगा, l का कितना नंबर होगा, माने k ठो l होगा, k ठो l होगा 1 ठो, इसमें k ठो l होगा 2 ठो, इसमें कितना l होगा 3 ठो, इसमें कितना l होगा 4 ठो। मतलब सर बताइए जरा 4 ठो कैसे हो सकता है,
देखो बाबू, इसमें के ठो वैल्यू होगा ना, बोल रहा एक ठो कौन होगा तो एस होगा। एल में क्या होगा, दो ठो होगा तो कौन कौन होगा ना, एस और पी होगा। तीन गो होगा तो कौन कौन होगा, एस पी और डी होगा। और इसमें चार ठो होगा तो क्या होगा, एस पी डी और एफ होगा। चार ठो वैल्यू होगा। चार ठो वैल्यू होगा का मतलब क्या है कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। समझ में आया? 4 गो वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू 4 नहीं होगा, 4 गो वैल्यू होगा टोटल। समझ में आ रहा है? अच्छा, एम के अंदर में 3 वैल्यूज होंगे तो कौन कौन होंगे, 0, 1 और 2 होंगे ऑब्वियसली। और इसमें क्या होगा, 1 और सॉरी 0 से स्टार्ट होता है एल का वैल्यू, 0 और 1 होगा। और इसमें ओनली क्या होगा, 0 होगा। बोलो समझ में आया? लास्ट मतलब समझ में आया? के अंदर में सिर्फ एस रहता है, हमें ये बात पता है, पहले से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। बट हाउ ये कह रहा है, समझ में आ रहा लाइन, कि किसी भी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको अगर पता है तो उसमें जो के गो एल होगा, ये बात आप निकाल सकते हैं कैसे ना, नंबर ऑफ एन से। एन का नंबर क्या है, बस वही नंबर चिपका दीजिए और उसके रेस्पेक्ट में ये बात बता दीजिए कि के अंदर में एक ठो एस होगा, एल के अंदर में एक ठो एस और एक ठो पी होगा, एम के अंदर में एस पी और डी होगा, एन के अंदर में एस पी डी एंड एफ होगा। बोलिए समझ में आया? लास्ट लाइन जो शुरुआत में ही हमने बता दिया था, आप इस चीज को क्लास 9 में इस तरह से पढ़े होंगे, इस तरह से लिखे होंगे, के एल एम एन, इस तरह से पढ़े होंगे। यहां पे लिखते थे एस, यहां पे लिखते थे एस पी, यहां पे लिखते थे एस पी डी और यहां पे लिखते थे एस पी डी एफ, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। यस और नो याद आ रहा है? क्लियर है? तो ये बात अब आपका प्रूफ हो चुका है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर, इसका सब समझ में आ गया है। एक बात हमने ये बात नहीं किया आपके सामने, जो कि लास्ट में हम करेंगे, कि इसमें सबसेल के बारे में बहुत डिटेल में बात हो रहा है, लेकिन सबसेल का नाम जो एस है, पी है, डी है, एफ है, ये कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम लास्ट में, अदर देन दिस डिस्कशन है तो हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ हम चलेंगे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटम नंबर के बारे में जो पहला बार बताया, इट वॉज प्रपोज बाय जिमन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो कौन बताया था? जिमन ने। आपने इसका नाम पहले भी सुना है, जीमन इफेक्ट। एक्चुअली जीमन इफेक्ट क्या था थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगा इस वजह से हम। तो बोर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था, याद कीजिएगा, उसमें क्या था ना, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन था ओनली, और ये डिस्कशन था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। आपने ये बात पढ़ा है, क्लियर है कि नहीं? लेकिन फर्दर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये बात पता चला कि जब इस पर क्या लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। हमने ये बात बताया है उसमें, किसमें ना, फेलियर ऑफ बोर मॉडल जब पढ़े हैं आप, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये चीज। तो जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो ये लाइंस आपको दिख रहा है, एक एक लाइन आपको दिख रहा है, एक एक लाइन स्प्लिट करता है। मान लीजिए ये एक लाइन था ना, ये लाइन स्प्लिट करेगा, पूरा स्प्लिट करेगा इस तरह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन इस इफेक्ट के बारे में बोर ने नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिमन ने बताया था, याद कीजिएगा, और इसलिए उस वजह से उस इफेक्ट का नाम क्या पड़ गया था, जिमन इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में भी कौन बताया है? जीमन ने बताया है। इसका मतलब ये है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से हम जीमन इफेक्ट को प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? देखिएगा, इट गिव्स द परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास सबसेल कौन कौन से हैं? एस पी डी एफ। ये बोल रहा है कि एस जो है, पी है, डी है, एफ है, ये सब जो सबसेल है, ये कितना तरीके से ओरिएंट कर सकता है, मतलब घूम सकता है, रोटेट कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन घूमता है भाई? सबसेल भी घूम रहा होता है ऑब्वियसली। सबसेल घूमेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन है कहां? सबसेल में, और उसके अंदर में और जाए तो ऑर्बिटल में। तो सबसेल का ओरिएंटेशन कितना पॉसिबल है, यह भी कौन बताता है? एम, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखेंगे हम एस का कितना परमिटेड ओरिएंटेशन है, पी का कितना है, सबका देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? आगे आपको पता चलेगा। द वैल्यू ऑफ एम वेरीज फ्रॉम -L to +L थ्रू 0।
अब वैल्यू पर आ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है, वैल्यू पर आ रहे हैं। तो आपके पास जो सबसेल है बच्चा, ये एस है, पी है, डी है एंड एफ है। यहां तक आ रहा है, देखो तो आ रहा। तो एस पी डी एफ आपके पास सबसेल्स है। इसके लिए एम का वैल्यू क्या होगा? तो बोल रहे इसके लिए एम का वैल्यू -L से +L के बीच होगा। तो बच्चा बताओ इसके लिए L का वैल्यू क्या होता है? तो अभी पढ़ा आप 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो -0 से +0 कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब इसका m का वैल्यू ओनली क्या होता है? 0। क्लियर है? जहां तक बात है p का, तो p का समझिएगा ध्यान से, -L से L मतलब क्या ना, -1 से 1, लेकिन यहां लिखा है थ्रू 0, इसका मतलब -1 और 1 के बीच में एक 0 भी है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? d के लिए क्या लिखा है? 2, मैंने l का वैल्यू 2 है, तो -L से L मतलब -2 से +2 तक होगा। तो -2 से ज्यादा क्या हो जाएगा? -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। इतने सारे m के वैल्यूज होंगे। क्लियर है कि नहीं है? f के लिए ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। कहां से कहां तक होगा? -3 से 3 तक होगा। इसके बीच में जितने भी नंबर, यहां तक आ रहा है, चेक कीजिएगा, यहां तक आ रहा है, आ रहा है। -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 0, 1, 2, 3। बोलिए समझ में आ रहा है? चेक कीजिएगा, आ रहा है सब? ठीक है, ओके। तो अगर आप समझ गए हैं m का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है? -L से L थ्रू 0 से होते हुए। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अब वापस हम इस चीज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं। इसका बोलने का क्या मतलब है मालूम है? इसका बोलने का मतलब यह है कि S में S का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। P का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? 3 हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं। कौन से 3 हो सकते हैं? -1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वो भी आगे आपको पता चल जाएगा, बट फिर शुरू में ही जरूरत पड़ गया तो बता रहे हैं। S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, शुरुआत में बता चुके हैं, और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 होता है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इसका 0 और इसका 1। क्लियर है कि नहीं है? उसी तरह से D का कितना हो जाएगा? आपको दिख रहा नंबर्स कितना? यहाँ पे 5 नंबर्स है। तो शुरुआत में ही हमने बताया था, जरूरत पड़ रहा अब 1, 2, 3, 4, 5। आपको दिख रहा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, इसका -1, इसका 0 और इसका 1 और इसका 2। बोलिए समझ में आ रहा है? फर्दर आगे क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। और F का भी उसी प्रकार 7 घर होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम इस लाइन पे वापस आ रहे हैं, लिख रहा है इट गिव्स द परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। मतलब जो सबसेल्स हैं वो कितना ओरिएंटेशंस कर सकता है, कितना ओरिएंटेशंस पॉसिबल है उसका, कितना घूम सकता है, कितने तरीके से घूम सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो S कितने तरीके से घूम सकता है? 0, कोई तरीका नहीं। क्यों? इसका शेप क्या है जानते हो? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है, अरे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, चाहे आगे घूमे चाहे पीछे घूमे, लगेगा एक ही जैसा। मतलब नॉर्मल, कोई ओरिएंटेशन इसका नहीं है, सेम ही लगेगा। एक स्फेयर को, एक फुटबॉल को अगर घुमा करके फिर से देखो तो कुछ अलग दिखेगा क्या? सेम ही दिखेगा। इसका मतलब क्या? ओरिएंटेशन 0 है। P का ओरिएंटेशन कितना है? 3 है। P का ओरिएंटेशन कितना है? 3 है। 3 तरीके से P रोटेट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? अब तरीका क्या क्या होगा आगे हम देखेंगे, बस आपको यह बात पता चल रहा है कि 3 तरीके से रोटेट कर सकता है। D कितने तरीके से? 5 तरीके से। और F 7 तरीके से, जो कि एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इसका शेप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है कि नहीं? अब इन ऑर्बिटल्स का नाम भी दिया गया, ध्यान दीजिएगा। S तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन P 3 हो चुका है तो इसका नाम दिया गया, एक ऑर्बिटल का नाम दिया गया PX, इसका नाम दिया गया PY, इसका नाम दिया गया PZ। P का 3 ऑर्बिटल PX, PY एंड PZ। अब इसका भी नाम दिया गया, याद रख सकते हैं हम इसे ना। D के लिए नाम दिया गया DXY, DYZ, DZX,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला है आपका डी जेड स्क्वायर। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यही कहानी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, चिंता मत कीजिए, ये तो शुरुआत है, आपको थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। डी का 5 ऑर्बिटल है और पांचों ऑर्बिटल का अलग अलग नाम है। हमने शुरू का ऑर्बिटल का नाम दिया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर, और सभी ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है। क्लियर है कि नहीं? उसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। एफ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब समझ में आ रहा है। सबका ओरिएंटेशन कौन बता रहा है? सब सेल्स का ओरिएंटेशन कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर किसी का 5 है तो 5 तरीके से वो ओरिएंट कर सकता है, मूव कर सकता है। अच्छा, एम का वैल्यू भी हमने बात कर लिया, -L से L तक होता है, और भी फर्दर डिस्कशन हम यहां पे कर लिए हैं। आगे बढ़े क्या हम? एक लाइन अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, लिख रहा है इट टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताएं कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है। ये एक्सप्लेन कर सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस बात के लिए हम कह सकते हैं दैट इज दिस क्वांटम नंबर प्रूव्स द ज़ीमैन इफेक्ट। शुरू में ही ये बात कह दिया था कि ज़ीमैन इफेक्ट को प्रूफ कौन करता है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फेलियर ऑफ बोर मॉडल में जो आप पढ़े हैं, यहां पे उस चीज को प्रूफ कौन कर रहा है? ज़ीमैन कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है कि नहीं है? अभी आपको ज़ीमैन इफेक्ट बहुत बढ़िया से समझना पॉसिबल नहीं है। क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल करके एक चैप्टर है, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे, जहां पे स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहां स्प्लिट करेगा तब आप देखेंगे वो चीज, यहां पे डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन ये बात याद रखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प किया है इस चीज को स्प्लिट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़े। अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर एन का वैल्यू दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ एम इज एन स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। के का वैल्यू, के का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, अरे यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहे हैं, एन का वैल्यू दिया हुआ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, मान लो एन दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ आपको पता है के एल एम एन, ठीक है, एन का वैल्यू लिख दिया गया है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, द टोटल वैल्यू ऑफ एम इज, टोटल वैल्यू ऑफ एम इज, एम का वैल्यू कितना होगा? एम का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ एम कितना होगा? के गो होगा, एन स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर का मतलब यहां पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, यहां 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होगा, एंड 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा। अब सवाल है कौन कौन सा होगा? तो यहां पे जो आपको के दिख रहा है 1 होगा, 1 में सिर्फ क्या हो सकता है? एस हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे एल के अंदर में क्या क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं अभी हम, क्या क्या हो सकता है? एस और पी हो सकता है। तो जरा बताओ, एस में केठो ऑर्बिटल? सिर्फ एक ऑर्बिटल। एस में एक ऑर्बिटल, और पी में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। बोलो यस और नो। तो देखो ध्यान से, पी में 3 ऑर्बिटल और एस का एक ऑर्बिटल, टोटल कितना ऑर्बिटल हो गया? 4 ऑर्बिटल, ये 4 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना आएगा? समझ में आ रहा है? एक यहां, इसके लिए क्या आएगा? एम का वैल्यू 0। बोलो हाँ कि ना? देखो पी के लिए -1 0 1, इसके लिए -1 फिर 0 फिर 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? m का वैल्यू क्या क्या होगा ये बोल रहा, कितना होगा? तो m का वैल्यू k के लिए सिर्फ एक ही हो सकता है। क्यों समझ में आ रहा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सबसेल है, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। अब बात करें अगर l का वैल्यू, l के लिए n का वैल्यू 2 है, अगर 2 है तो m का कितने वैल्यूज पॉसिबल है? तो m का कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 2 स्क्वायर दैट इज 4। और कौन कौन से वैल्यूज है तो यहां लिख रहे हैं आप। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली 9 वैल्यूज पॉसिबल है, किसके लिए? m के लिए। कौन कौन से होंगे? तो इसके अंदर आपको पता है एस है, पी है, डी है। बोलो हाँ कि ना? एस में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, और डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? सारे वैल्यूज को आप जोड़ लो तो समझ में आ जाएगा। ये एक वैल्यू है, -1 0 1, 4 वैल्यू हो गया, और यहाँ 5, 4 और 5 9 वैल्यूज हो गया। यहाँ कहां से शुरू होता रे? -2 से, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, तो 5 वैल्यूज हो गया, और इधर 4 वैल्यूज हो गया। कितने वैल्यूज हो गया टोटल? समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक 9 वैल्यूज हो गए, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है 4 वैल्यूज हो गए। समझ में आ रहा है? यहां सिंपल कितना वैल्यू है? 1 वैल्यू है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द टोटल नंबर ऑफ m इज n स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम।
नोट करते चलिएगा ये सब चीज, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो मिटाएंगे अभी तुरंत। फिर दूसरा पॉइंट बताना है आपको। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, अगर एल का वैल्यू दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ एम इज, अगर एल का वैल्यू दिया हुआ है तो एम का टोटल वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखा है 12+1। चेक करा जाए, चलिए चेक करते हैं। इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आप जरूर इस चीज को नोट कर लेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी तक आप जानते थे बट उनमें पर्दा लगा हुआ था, उन पर्दा को आप धीरे धीरे खोल रहे हैं। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू अगर मान लीजिए दिया हुआ, एल का वैल्यू क्या हो सकता है सर, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसके लिए 0 होता है, एस के लिए, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो मान लीजिए एल का वैल्यू दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ एम इज, एम का कितने वैल्यूज होंगे, तो एम के कितने वैल्यूज होंगे आपको पता होना चाहिए, 12+1 होगा। कितना होगा एम का वैल्यू, 12+1। फॉर्मूला क्या है, 12+1 होगा। क्लियर है। तो एल का वैल्यू यहां पे बैठाओ, क्या है 0, तो 2 × 0 + 1, तो कितना आ जा रहा है एम का वैल्यू, 1 आ रहा है। के गो आएगा, एक गो आएगा, कितना आएगा, तो 0 आएगा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज द नंबर, के गो आएगा। और पी के लिए क्या हो जाएगा ना, 12+1 फिर से, तो 2 एल के जगह कितना बैठाओ, 1 बैठाओ, तो 2 × 1 + 1 दैट इज 3। कितने होंगे, 3 होंगे। अब वो 3 कौन कौन से है, आई थिंक आपको पता है पी के लिए क्या क्या होता है, -1, 0 और 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। इसी प्रकार डी के लिए कितने वैल्यूज होंगे, 2 × l + 1 दैट इज 2 × 4 + 1 दैट इज 5। समझ में आया। हम कैसे यहां पे बोल दिए 5 घर है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 घर हैं इसमें, और 5 घर में -2, -1, 0, 1 एंड 2 है। समझ में आ रहा है, आगे का आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, समझ में आ गया है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात लिख रहा है, इस बात पे फोकस कीजिएगा। इट इज रिटन अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, नया वर्ड है, ठीक से पकड़िएगा। अब हमें यह बात समझना है, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, नया बात आ रहा, ध्यान से समझिएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहेंगे, तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं सर, ये सब ऑर्बिटल्स हैं जो लिखा हुआ है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, तो एकदम सिंपल लिखा हुआ देखिएगा, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जीज आपस में सेम होते हैं उसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हिंदी में नाम सुनेगा, समभ्रांश कक्षक, और हिंदी लेता है बच्चा लोग जानबूझ करके, समभ्रांश कक्षक। हम नहीं कह रहे हैं कि टफ है, लेकिन हाँ हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है उसके लिए ये सब जो भाषा शब्द है इतना टफ करके दिया गया है। कौन कहता है कि इंग्लिश टफ है, एक्चुअली टफ तो हिंदी है। सही किए कि इंग्लिश ले लिए, हिंदी ले लेते ना तो एक जो लैंग्वेज वाला भी टेंशन रहता वो भी आपका पास रह जाता है। हिंदी सबके बस की बात नहीं है। जो अंग्रेज आके बोलते हैं ना, अरे भाई हम इंग्लिश सीख लिए हैं, सारे अंग्रेज अब हिंदी सीख लिए क्या, बोलेगा उसको जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत है, आके सीख रहा है। हिंदी का ये पावर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जिन भी ऑर्बिटल्स का क्या है, एनर्जी सेम होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो px, py और pz आपको दिख रहा है ना, तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि px, py और pz ऑर्बिटल जो है वो क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। यहां लिख दिया एग्जांपल में, फॉर p सबसेल px, py एंड pz आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा। हाँ, नॉर्मल कंडीशन के लिए d का भी जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहा है, dxy, dyz, dzx और dx² - y² dz², सभी का एनर्जीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जब तक इस पर कोई फील्ड नहीं लगा हुआ है, जब तक इस पर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ, तब तक ये क्या है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। बोर्ड्स वाले बच्चों को इतना हम बोलते ही नहीं, हम सीधा बोलते थे ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, और इधर जो साथ होगा वो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है। लेकिन आपको कहना हमारा जिम्मेदारी है कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल तब तक है
जब तक इस पर कोई बाहर से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है। आप पूछेंगे सर इस पर लगेगा तो क्या होगा? नहीं, इस पर लगेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज डिजेनरेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यहां पे एग्जांपल वही दिए हैं। इतना डिटेल में बुक में नहीं लिखेगा, ठीक है, आपको क्लासेस करना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो हिस्सा में टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और इस बात को समझने के लिए आपको क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। बट यहां पे समझ में आ गया डिजेनरेट ऑर्बिटल क्या है, जिनके एनर्जीज, जिन ऑर्बिटल्स के एनर्जीज सेम होंगे आपस में, उसको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है द नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबसेल। अगर कोई सबसेल है जिसका नाम क्या है, एस है, तो उसमें कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है? तो एक भी नहीं है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होने के लिए क्या होना चाहिए? कंपेयर करने के लिए कोई आदमी होना चाहिए। यहां पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आपको दिख ही रहा है। जब एक ही ऑर्बिटल है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे आप? डिजेनरेट, ये जो वर्ड आएगा ये हमेशा एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के एनर्जी के साथ कंपैरिजन करने वाला बात है। तो यहां सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है चूंकि, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबसेल इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? बोलिए, क्लियर हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? समझ में आ रहा है? अब इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो आपने पढ़ा है, इसको एक टेबल के फॉर्म पे हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो भी बातें थे सब हमने यहां पे बता दिया, बट इसको हम एक टेबल के फॉर्म पे उतारेंगे। क्लियर है कि नहीं? उस टेबल के मदद से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आगे याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी तक जो भी क्वांटम नंबर पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक जगह में तीनों को एक दूसरे के साथ क्या संबंध है उसको इस टेबल के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। तो टेबल बनाने जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फैले हुए हैं अमंग द क्वांटम लेवल्स, इसे हम क्वांटम लेवल कह रहे हैं। क्वांटम लेवल किसको कहते हैं? अभी तक जो आप बोल रहे थे ना, उसको आप बोल रहे थे एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जिसे आप क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। लेकिन बोर मॉडल के बाद भी आपने बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ा और वहां पे आपने ये बात को डिक्लेयर किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो क्वांटम लेवल में चला गया है। अब क्वांटम थ्योरी के आधार पर सभी बातें होंगी। क्वांटम थ्योरी क्या होता है? थोड़ा बहुत बेसिक चीज आप यहां पे पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम थ्योरी एक बहुत बड़ा फिजिक्स का पार्ट है जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं आप एनर्जी लेवल से बाहर जाके क्वांटम लेवल में चले गए हैं अभी। क्लियर है? तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिएगा ध्यान से, हमने टेबल का पहला हिस्सा, पहला कॉलम को जगह दिया किसका, इधर देखिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे? ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का जगह, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जगह का। ठीक है, अब इन तीनों का लिखने के बाद उसके हिसाब से हम यहां पे क्या लिखेंगे ना, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऐसा ऑर्बिटल जिस जगह ये नंबर्स हो तो ऑर्बिटल का नाम क्या होना चाहिए, तो हम यहां उसका नाम देंगे। मैंने हम लोग अभी पंडित जी बने हुए हैं और क्या बोलते हैं उसको, पोथी पत्तर निकालते हैं और उसके बाद देख के बताते हैं ना, तो वही चीज ये सब नंबर्स आएगा। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ पता होता है, टाइम पता होता है, उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, बताते हैं ना, क्या कि भाई इसका नाम ये होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सभी को, मतलब कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीन नंबर्स का बात पता करके हम उसका नाम यहां देंगे कि ऐसा नाम होना चाहिए इसका। क्लियर है कि नहीं? बाकी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके बाद हम ये जो ऑर्बिटल का नाम देंगे उसमें ये जो ऑर्बिटल का नाम देंगे, किसी सबसेल के अंदर ऐसा कितना ऑर्बिटल होता है, इसके बारे में यहां चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत इस चीज को कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं बट दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास K है, K क्या है, सबसेल है, सॉरी K क्या है, सेल है, K है, L है, M है, N है, ये सब क्या है, सेल है। सेल बोलिए या ऑर्बिट बोलिए या एनर्जी लेवल बोलिए या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलिए, काफी सारे नाम है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सबको पता है आपको, क्या होता है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सर 1, इसका कितना ना, 2, इसका कितना 3, इसका कितना 4। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज M। क्लियर है कि नहीं? अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने सबसेल होंगे, कितने सबसेल होंगे ये ऑलरेडी बता चुके हैं। कितने सबसेल होंगे, उतने सबसेल होंगे जितना वैल्यू ऑफ n है। जितना वैल्यू ऑफ n है मतलब K के अंदर में कितना सबसेल होंगे, 1 होंगे, L के अंदर में कितना सबसेल होंगे, 2 होंगे,
एम के अंदर में कितना सबसेल होंगे? 3 होंगे, और एन के अंदर में 4 सबसेल्स होंगे। क्लियर है कि नहीं है? सवाल है कौन कौन सा होंगे? अगर 1 होंगे तो एस होगा। एल के अंदर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है, तो कौन कौन होने वाला है? एस और पी होगा। एम के अंदर में कौन कौन सा होगा? 3 होगा, कौन कौन सा? एस, पी और डी होगा। उसी तरह से एन के अंदर 4 होगा, तो हो जाएगा एस, पी और डी और एफ होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसके आगे भी जा सकते हैं, बट आज तक अभी तक जितना जरूरत है उतना बता रहे हैं। आपका पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है, उसके हिसाब से यहां तक काम हो जाता है। आगे बात करें, हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहां पे एस जो दिख रहा है और यहां जो एस दिख रहा है, यहां जो एस दिख रहा है, यहां जो एस दिख रहा है, सभी एस सेम है? नो, बस यही समझाना चाह रहे हैं। यहां का एस अलग है, यहां का एस अलग है, यहां का एस अलग है, यहां का एस अलग है। उसी तरह से यहां का पी और यहां का पी अलग है, तो नाम फिर अलग होना चाहिए। नाम सेम क्यों दे रहे हैं? यस, इसी चीज को हम कह रहे हैं, नाम अलग देना पड़ेगा। यहां 1 लिखा हुआ है तो यहां 1s लिखिएगा, यहां 2 लिखा हुआ है यहां 2s और 2p लिखिएगा, यहां 3 लिखा हुआ है यहां 3s 3p और 3d लिखिएगा, यहां 4 लिखा हुआ है यहां 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f लिखिएगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? दिस 1s इज डिफरेंट फ्रॉम 2s, 2s is different from 4s, 3s and 3s is different from 4s। तो जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि एनर्जी के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसका एनर्जी सबसे ज्यादा? सब सेल में सबसे कम। बोलिए सबसे कम किसका एनर्जी? एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। आपने पढ़ा होगा। अब दुविधा इस बात का है कि सर जब एस था और पी था, डी था और एफ था तो हम कंपेयर कर लेते थे, लेकिन अब बताइए ये एस और एस में ही लड़ाई है। 1s और 2s दो अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर इसका एनर्जी ज्यादा होगा कि इसका एनर्जी ज्यादा होगा? तो ये एक अलग डिस्कशन है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, अफवाह रूल करके पढ़ेंगे, वहां पे हम बताएंगे। फिलहाल ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 1s इज डिफरेंट फ्रॉम 2s, 2s इज डिफरेंट फ्रॉम 3s। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े हम। देखिए अब इसके मदद से थोड़ा बहुत इस टेबल को बनाने का प्रयास करते हैं हम। तो पहला हम ले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो इसका L का वैल्यू, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? बताइएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के अंदर में सिर्फ क्या दिख रहा है? S, और S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज 0। क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है ये बात? अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? S का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे फिर? 0। डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसका डेजिग्नेशन क्या देंगे? देखो लिखल है, क्या लिखा हुआ है? 1s, तो इस ऑर्बिटल का नाम आज से क्या दे दोगे? 1s। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबसेल। इसके अंदर में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो एस के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होंगे, तो हम 1 लिख देते हैं और यहां पे एक बॉक्स बना देते हैं ताकि आप समझ पाए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बॉक्स होता है। क्लियर है? आगे बात करें। क्या एन का वैल्यू बदले 2 करते हैं, एन का वैल्यू 2 करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा जरा बताओ? एन का वैल्यू 2 कर दिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? नहीं दिख रहा है सर। एस भी है और पी भी है, मतलब एस के लिए क्या होगा? 0 होगा, और पी के लिए क्या होगा? 1 होगा। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का चांस 0 भी है और 1 भी है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगेन एक बार 2 लिख दिया हम, कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 भी हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? 2 चांसेस है। अगर 0 है, अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? अरे इसमें तो एक ही घर होता है 1s में, सॉरी 2s हो 3s हो, s में एक ही ऑर्बिटल है। अगर एक ऑर्बिटल है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा, जो कि 0 है। और कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें? कितने ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर में? कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे बोलो यार, कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही होते हैं। इसका नाम क्या देंगे हम? 2s देंगे। क्या नाम देंगे? 2s देंगे। अब आते हैं आगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। 1 किसके लिए होता है बच्चा? पी के लिए होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाम फटाक से तुम क्या लिख दोगे? फटाक से 2p है सर। ये देखो सामने, ये 2 लिखा हुआ ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
और P लिखा हुआ ना, P का मतलब एजीमुथॉल क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए? 1। देखो यहां से 2 1 कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? अरे NL समझ में आ रहा है? N का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथॉल क्वांटम नंबर, इसका P के लिए क्या होता है? 1 होता है। फट से लिख दिया। क्लियर है? नाम लिख पाओगे ऐसे आराम से? अच्छा, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा P के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो बोलेंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल अगर होते हैं तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या पॉसिबल है वो लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या होंगे जरा बताइएगा। -L से L तक होता है, यस और नो? L का वैल्यू 1 है तो -L से L कर दिए, थ्रू 0 ऐसे लिखा है थे, याद कीजिएगा। तो बीच में क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? -1, इसका 0 और इसका 1। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सिमिलरली आगे बढ़ रहे हैं हम, 3 पर आ रहे हैं। अगर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो एजीमुथॉल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है? सर इसमें S भी है, P है और D में है, मतलब 0 1 और 2 हो सकता है। हम यहां लिख रहे हैं 0 1 एंड 2, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीमुथॉल क्वांटम नंबर 0 1 और 2 तीनों हो सकता है। अगर 0 है तो नाम क्या देंगे? नाम देंगे 3S। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर 1 है तो क्या नाम देंगे? 3P। और अगर 2 है तो क्या नाम देंगे? 3D। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो बताओ, S में कितना ऑर्बिटल होता है? सर एक ही होता है। सर P में कितना ऑर्बिटल होता है? अरे कितना होता है P में? बोलो जरा, अभी तो बात की है, 3 होता है। और D में कितना होता है? ना 5 होता है। क्लियर है कि नहीं? इसमें 1 होता है, इसमें 3 होता है और इसमें 5 होता है। जरा इधर करके लिखते हैं, 5 होता है। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है? बताओ, एक ऑर्बिटल तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, 3 ऑर्बिटल तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 1, 5 तो कितना हो जाएगा? सर -2 -1 0 1 2। बोलो क्लियर है कि नहीं? इन सब का अलग अलग नाम, अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सॉरी, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ले रहे हैं। 4 तो एजीमुथॉल क्वांटम नंबर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज 3 है, 0 1 2 3। यस और नो? बोलो समझ में आया? टेबल बन रहा है? क्लियर है कि नहीं? अगर 0 है तो नाम क्या होगा? 4S, उसके बाद 4P, उसके बाद 4D और उसके बाद क्या होगा? 4F। बोलो समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? अगर S है तो कितना घर होगा? ना सर 1 होगा। P है तो घर, मतलब समझ में आ रहा है? मेरा मुंह से घर निकल रहा है, ऑर्बिटल का बात हो रहा है। P के लिए ऑर्बिटल 3 होंगे, D के लिए ऑर्बिटल 5 होंगे और F के लिए ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बार बार 2 बढ़ रहा है, ध्यान दे दीजिए। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो नाम क्या होगा? S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0, P के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 1, D के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 +1 +2 और F के लिए कहां से शुरू करना? बोलो रे, यहां से देखो, -L से L कितना है? 3 है ना, तो -3 से शुरू होगा और +3 तक जाएगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3। बोलो क्लियर है? यहां पे हमने घर नहीं बनाया तो समझ पा रहे होगे कि 7 घर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये सब नहीं बना रहे, चलो बना देते हैं। एक घर, यहां पे 3 घर और यहां पर 5 घर, 1 2 3 4 5। गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये टेबल आप कंप्लीट कर लिए? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अगर ये उतना कुछ याद ना रहे, इतना याद रख लोगे तुम? इतना याद रख लोगे ना? क्लियर है ना? L का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? सॉरी, L का वैल्यू बोल रहे हैं बचवा, M का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -L से L। बस इतना याद रख लो। S के लिए L का वैल्यू, P के लिए, D के लिए, F के लिए याद रख लो। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो तेरे को याद रहेगा ही। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया है? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ हमारा एक क्वांटम नंबर बचा हुआ है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। पहले उसको पढ़ेंगे हम। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें सीखना है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है?
इट वॉज प्रपोज्ड बाय गोल्ड स्मिड, GOLDSHMIDT, ध्यान दीजिएगा, एंड उलेनबैक, ये दो साइंटिस्ट मिलकर के इनको डिस्कवर किए। इसका काम क्या है समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एस माने स्पिन क्वांटम नंबर इज आइदर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, माने प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, एंड माइनस हाफ, माने दो नंबर है। एस का वैल्यू क्या होता है, यही दो होता है ऑलवेज। क्या होता है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, या दोनों। अगर दो इलेक्ट्रॉन तो दो होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों में से कोई भी एक होगा। विच सिग्निफाइज द स्पिन और रोटेशन, और ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, स्पिन, विच सिग्निफाइज स्पिन या रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग मोमेंट। इलेक्ट्रॉन जब अपने ही एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता है तो उसका डायरेक्शन शो करने का काम कौन करता है, एस, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अभी समझेंगे हम, चिंता मत कीजिएगा। द स्पिन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब यहां तक हमने पढ़ लिया है, इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, क्लियर है कि नहीं? दैट में बी 1s 2s 3s एनी एस, क्लियर है? दैट में बी एनी एस। किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, अलाउड है, ध्यान रहेगा। किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो मान के चलिए अगर इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हमने इस तरह से लिखा, दूसरा को हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ये रहा एक इलेक्ट्रॉन हमने बनाया, इसको हम मान लिए क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी भी चीज का अपना एक्सिस होता है कि नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे इंसान है हम, तो हमारा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर कहीं पकड़ गए ऐसे करके और झूला झूलते झूलते ऐसे करके घूम गए, कुछ इमेजिन करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, जैसे कोई भी चीज का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये तो बॉल मेरा गायब हो गया है। अच्छा, कैपेसिटर उठा लेते हैं, देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट एक लटका हुआ है एक वायर के सहारे से, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मेरा है, मेरा हाथ, देखो ध्यान से, मेरा। इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड में ये ऐसे ऐसे घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। आप कहेंगे नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो एटम के चारों, सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। हाँ ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन एटम खुद भी रोटेट करता है। क्या आपको ये बात नहीं? इस बात को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और अर्थ के चारों ओर जब रिवॉल्व करता है तो क्या चेंज होता है अर्थ में? सीजन का चेंज होता है। समर, विंटर, रेनी, ये सब जो सीजन आप देख रहे हैं ये किस वजह से है? क्योंकि सन के अराउंड में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस वजह से कुछ इफेक्ट पड़ता होगा। उसमें तो सीजन बोल के कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा। बट आपसे हम बोल रहे हैं कि क्या आपको यह बात पता है, अर्थ खुद भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है, जिसके वजह से आप डेली दिन रात देख पाते हैं। यस और नो? सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तो रिवॉल्व करता ही है, और वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम अभी उस रोटेशन का बारे में बात कर रहे हैं जो वो खुद के एक्सिस में रोटेट करता है। क्लियरली इस बात को ध्यान दीजिएगा। विच सिग्निफाइज द स्पिन और रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग मूवमेंट। जब वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तब भी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? रोटेट करते करते घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दैट रोटेशन में बी लाइक दिस, दैट रोटेशन में बी लाइक दिस। ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। मतलब एक या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों तरह का रोटेशन हो सकता है। तो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन इन दिस बॉक्स, दैट इज ऑर्बिटल,
एक को हमने लिखा है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, दूसरा को हमने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसका ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अराउंड में जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ध्यान रखिएगा, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह का है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में बात क्लियर है कि जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा इस तरह से होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ऐसा होगा। और याद रखिएगा एक बात, किसी एक ऑर्बिटल के अंदर में जब हम दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह बात का कंफर्मेशन है। मतलब आप इस तरह से कभी नहीं लिख सकते हैं कि अगर ये एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे लिख दिया, दूसरा को भी ऐसा लिख दिया, या फिर अगर आपने ऐसा लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही बातें गलत है। ध्यान रहेगा ये बात, दोनों ही बातें गलत है, सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर एक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एक है, तो आप या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, सॉरी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आगे जाके एक लॉ पढ़ेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, बट फिलहाल आपको इतना जानकारी काफी है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने ये बात कर लिया था, द स्पिन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा अपने एक्सिस के अराउंड या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और दुनिया में कोई भी चीज अगर रोटेट करता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां हमने लिखा है, देखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों लिखा? सिंपल एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके पहले आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नाम से एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके। मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग चीज है। मतलब ये पूरा ऑर्बिटल है जो कि किसके अंदर में है? सबसेल के अंदर में है, और वो साथ में घूम रहा न्यूक्लियस के अराउंड में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा। और ये खुद घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अर्थ जब सन के अराउंड घूम रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग, और अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड में घूम रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग। तो यहां पर ये अपने एक्सिस में जब अराउंड घूम रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ h/2π स्क्वायर रूट s इंटू s प्लस 1। वहां फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? h/2π l इंटू l प्लस 1 का स्क्वायर रूट था। याद है? s की जगह l था, वहां l की जगह पर हमने यहां क्या कर दिया? s कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा ना, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम, एक एटम कितना ज्यादा स्पिन कर सकता है, मैक्सिमम कितना स्पिन कर सकता है। एक एटम का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक एटम का बात हो रहा है। एक एटम कितना मैक्सिमम स्पिन कर सकता है, घूम सकता है। तो एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाफ तो समझ रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे उस समय इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में डालेंगे तो हमें यह बात पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अगर हम एक p ऑर्बिटल का एग्जांपल लें तो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या है? एक है px, एक है py और एक है pz। इसके बारे में और डिटेल में आगे डिस्कशन होगी, थोड़ा बहुत बात हमने किया था। मान लीजिए कि ये क्या है ना, 2p है। क्या है? 2p है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है। अरे सर ऐसे भर रहे हैं, हमने पता ही नहीं। तो फिर कह रहे हैं अफवाह रूल पढ़ेंगे, अफवाह बताएगा कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंट्री का तरीका क्या है। तो आपने अभी ऊपर ऊपर पढ़ा है सब कुछ, आप मान के चलिए कि ये आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपको। अभी आपको सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। दिख रहा है यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। क्लियर है? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो पेयर में नहीं है। यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ बैठाइएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन ऑफ एन एटम निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप अभी आधा अधूरा पढ़े हुए हैं, बहुत सारे रूल्स अभी आपको पढ़ना बाकी है। आगे बात करते हैं। यहाँ एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं,
जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस क्वांटम नंबर मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े आप? हमने बताया शुरुआत में कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व जब करते हैं तो 4 नंबर निकल करके आता है एंड ऑल आर क्वांटम नंबर्स। नहीं, इस बात को करेक्ट कीजिएगा, इससे 3 नंबर्स निकल करके आते हैं और वो तीनों क्वांटम नंबर है। तीनों कौन कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। फिर इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां लिखा हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किस लिए किया गया? एक हाइड्रोजन एटम के लिए ही अभी तक सॉल्व किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम पे अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया। ये देखा गया कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कभी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उस हिसाब से ये लॉ बना दिया गया और आपको पढ़ा दिया गया। समझ में आ रहा? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उनमें कैसा स्पिन होगा नहीं होगा अभी तक हमें यह बात पता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, एक्सपेरिमेंट चल रही होगी, अभी भी स्टेटेड नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? चलिए, तो यहां पर समाप्त होता है आपका क्वांटम नंबर का कहानी। थियोरेटिकली हमने कवर कर लिया है क्वांटम नंबर को। सवाल उठता है कि सवाल कैसे बनाएं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कैसे बनाएं, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। याद रखिएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से इस टॉपिक में आप सवाल नहीं बना पाएंगे। इसका ढेर सारा क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन के थ्रू भी कई कंसेप्ट्स बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? एक बात और, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो भी थ्योरेटिकल वीडियो ही रहेगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो कि हमारा इसका ही हिस्सा था और हमने बोला था कि डिटेल्स में हमें पढ़ना है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? क्या होता है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का पी सबसेल का स्ट्रक्चर या शेप क्या होता है? डंबल। डी का क्या होता है? डबल डंबल। एफ का तो कॉम्प्लेक्स होता है, उसका डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन जिसके बारे में पता है उसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। सो द नेक्स्ट वीडियो विल कम अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। यू कैन से, यहां पे ऑर्बिटल कौन है और सबसेल कौन है? ये 2p क्या है? सबसेल है। और इस 2p के अंदर में क्या क्या है? px है, py एंड pz है। तो तीनों का अलग अलग शेप हम देखने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? px का अलग शेप होगा, py का अलग शेप होगा, pz का अलग शेप होगा, तीनों का अलग शेप होगा। सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है कि नहीं? तो अभी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।